प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। ओ दीदी, अरे दीदी, दीदी और उनके गुंडों में बौखलाहट हो रही है। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। तो हमारे साथ लड़के देखिए, आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उदान। बंगाल की राजनीति को ममता दीदी ने कितना नीचे गिराया है, ये इसका एक उदाहरण है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। पश्चिम बंगाल में 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और जो 4 चरण बाकी हैं वहां तापमान अपेक्षाकृत कुछ कम है, लेकिन जो चुनावी गहमा गहमी है और राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो जरा भी कम नहीं है। आज हम आकलन करेंगे बीते हुए 4 चरण और आने वाले 4 चरणों का। यहाँ रैपिड एक्शन फोर्स की डिप्लॉयमेंट हो चुकी है, सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और जो खासकर महिला पुलिसकर्मी हैं पश्चिम बंगाल की, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। बंगाल के रक्त चरित्र ने चुनाव के दौरान होने वाली हिंसा की आशंकाओं और अपने पूर्व इतिहास की नृशंसता को लेकर लगाई जाने वाली अटकलों को लेकर चिंतन में डूबे देश को निराश नहीं किया। बम, बंदूक, खून, आंसू, चीख, चिल्लाहट, यही अनुमान था, यही हो रहा। আজকে 4 জন মানুষকে মেরে দিয়েছে শীতলকুচিতে। আমি প্রথম দিন থেকে বলে আসছি, সকালেও একজন মারা গেছে, 5 জন। আমি বারবার বলে আসছি সিআরপিএফ আমার শত্রু নয়, কিন্তু হোম মিনিস্টারের কথায় যে চক্রান্ত চলছে আজকে প্রমাণ হয়ে গেছে যে আজকে 4 জনকে গুলি করে মেরে দিয়েছে সিআরপিএফ, যারা লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল ভোটাররা। टीएमसी को, उनके गुंडों को साफ साफ कह देना चाहता हूं, दीदी और टीएमसी की मनमानी बंगाल में नहीं चलने दी जाएगी। और दीदी, ये हिंसा, लोगों को सुरक्षा बलों पर आक्रमण करने के लिए उकसाने के तरीके, चुनाव प्रक्रिया में रोड़े अटकाने के तरीके, दीदी आपको नहीं बचा पाए। आधी लड़ाई में ये आलम, अभी तो आधा संग्राम बाकी है। समर्थक है और बम मार दिया, गोली कर दिया। सब टीएमसी का है, सब टीएमसी का कार्यकर्ता है, बूथ में डूब के अंदर बैठा हुआ है। आधी से ज्यादा सीटों का कोहराम बाकी है। वो समझते हैं कि वही कॉन्स्टिट्यूशन है, वही सारी चीजें खुद ही चलाएगी और इसीलिए ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। जो हिंसा हुई है, जो वायलेंस हुआ है कई स्थानों पर, विशेष करके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसको हम लोगों ने चुनाव आयोग के ध्यान में लाया है। आरोपों, शिकायतों, ललकारों, हुंकारों का बड़ा काम बाकी। परिवर्तन के लिए ममता दीदी पर भरोसा किया था, लेकिन दीदी और उनके काडर ने आपका ये भरोसा तोड़ दिया। जगाई मोदाई गदाई, सीपीएम जगाई, कांग्रेस माधाई और बीजेपी गदाई, তিনটে একজোট হয়েছে। এই একজোটের বিরুদ্ধে মানুষ জোট বাঁধুন, তৃণমূল কংগ্রেস একাই 100। यूं तो बीता हर चरण ऐसा था जैसे यही अंतिम और यही निर्णायक, लेकिन जो बाकी 4 चरण हैं, इनमें खेल के नियम, खिलाड़ी, पिच और दांव इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि पल पल मंजर बदल रहे हैं। हम भी हैं जोश में, बातें कर होश में, हम भी हैं जोश में, बातें कर होश में, यूं ना आगे देखा। बीते 4 चरण में दलों ने जो आधार बनाया, अगले 4 चरण में उस आधार पर जीत की इमारत खड़ी करनी है। टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट, आईएसएफ गठबंधन, तीनों को इन्हीं बचे हुए 4 चरणों के चुनाव से सबसे अधिक उम्मीद है, क्योंकि वोटों का गणित और सामाजिक समीकरण भी यही तस्दीक करते हैं।
सुन के बहुत अच्छा लगा। भारत के प्रधानमंत्री आए हुए हैं। मोदी तो ऐसे बोलता है, मोदी जो बात बोलता है सही बोलता है, अच्छा बोलता है। कुछ भी नहीं होता है, कोई गोलमाल नहीं है। हाँ, यह खूब आनंद से हम लोग बढ़िया से। जब टीएमसी हो, बीजेपी हो, क्या बोलता है, सीपीएम हो, कांग्रेस हो, सब हम लोग एक साथ मिलकर चलते हैं इस जगह। अच्छा, मतलब सिर्फ जाति धर्म नहीं बल्कि पार्टियां एक साथ हैं। एक साथ भी हम लोग यहाँ पे ऐसा चल रहा है। जीत लेंगे हरा देंगे के उद्घोष समूचे पश्चिम बंगाल के चुनाव में अब सुनाई देने लगे हैं। 4 चरण की जो वोटिंग बाकी है उसमें हर पार्टी अपना सब कुछ झोंक देना चाहती है। कूच बिहार में जिस तरह की हिंसा हुई है उसने हालांकि चुनाव आयोग को भी बहुत ज्यादा अब सतर्क कर दिया है। इसी लूट का दूसरा नाम है खेला हो गया। जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय श्री राम, जय श्री राम। लड़ेंगे जी जान से। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले शिक्षा होवे। भिड़ेंगे आरोपों की जुबान से। কোচবিহারে তো দেখেছেন, দিনহাটায় দেখলেন যে বুথ এজেন্টকে ঢুকতে দেয়নি, তার বাড়ির লোককে কিডন্যাপ করে দেওয়া হয়েছে। তো এটাই বিজেপির কালচার। বিজেপি কালচারটা তো ক্ষমতা আসার আগে যদি এসব কাজ করে, যদিও ওরা ক্ষমতায় আসবে না, কিন্তু ক্ষমতা আসার আগে এইসব কাজ শুরু করেছে। तृणमूल कांग्रेस गोली का राजनीति में विश्वास करता है, बारूद की राजनीति में विश्वास करता है। ममता बनर्जी अपनी मंच से प्रोवोक किया लोगों को कि सेंट्रल फोर्स को घेर कर मारो, ऐसा भी गांव वालों को सलाह दिया ममता बनर्जी ने। और वो उसी की बात तुरंत जो भाजपा की जो प्रदेश अध्यक्ष है दिलीप घोष जी का ऊपर आक्रमण होता है। Why the retired officer will run the election and whatever the incident happened, all election commission appointed the people. Election commission and recommended by BJP. चुनाव प्रक्रिया में रोड़े अटकाने के तरीके दीदी आपको नहीं बचा पाए। चौथे चरण के चुनाव से उठी चिंगारियां ये संकेत दे गई कि आगे की लड़ाई बंगाल में अग्निपथ की तरह है। आरोपों के शोले अभी और भड़कना बाकी। গুলি চালিয়ে আজকে 4 জন মানুষকে মেরে দিয়েছে শীতলকুচিতে। আমি প্রথম দিন থেকে বলে আসছি, সকালেও একজন মারা গেছে 5 জন। আমি বারবার বলে আসছি সিআরপিএফ আমার শত্রু নয়। कुछ बिहार में जो हुआ है वो बहुत ही दुखद है। बीजेपी के पक्ष में जन समर्थन देखकर दीदी और उनके गुंडों में बौखलाहट हो रही है। हम आपको बताते हैं कि आने वाले हर चरण का रण इतना भीषण क्यों होना है। पहले शेष 4 चरण के मतदान की स्थिति बताते हैं। पश्चिम बंगाल के 5वें चरण में 6 जिलों की 45 सीटों पर 17 अप्रैल को वोट पड़ेंगे। इस फेज में उत्तरी 24 परगना की 16 सीटों पर, दार्जिलिंग की सभी 5 सीटों पर, नादिया की 8 सीटों पर, पूर्वी बर्धमान की 8 सीटों पर, जलपाईगुड़ी की सभी 7 सीटों पर और कालिम्पोंग की 1 सीट पर वोटिंग होगी। छठे चरण में 4 जिलों की 43 विधानसभा सीटों पर 22 अप्रैल को वोटिंग होगी। इसमें उत्तरी 24 परगना की 17 सीटों, पूर्वी बर्धमान की 8 सीटों पर, नादिया की 9 सीटों और उत्तरी दिनाजपुर की सभी 9 सीटों पर चुनाव होने हैं। 7वें चरण में 5 जिलों की 36 विधानसभा सीटों पर 26 अप्रैल को वोट पड़ने हैं। इस फेज में मालदा की 6 सीटों पर, मुर्शिदाबाद की 11 सीटों पर, पश्चिम बर्धमान की सभी 9 सीटों पर, दक्षिण दिनाजपुर की सभी 6 सीटों पर और कोलकाता साउथ की सभी 4 सीटों पर वोट पड़ेंगे। बंगाल के 8वें यानी आखिरी चरण में 4 जिलों की 35 सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होना है। इसमें मालदा की 6 सीटों पर, बीरभूम की सभी 11 सीटों पर, मुर्शिदाबाद की 11 सीटों पर और कोलकाता नॉर्थ की सभी 7 सीटों पर वोटिंग होगी। Why they brought the outsiders?
You know it is nothing today. I am saying from the beginning, why Bihar the people are coming guns and guns? Why the UP from guns and guns they are coming? Why from Delhi they are sending guns and guns? Why? Tell me why Home Minister is supplying all these things? ये क्या कहना चाहती है? लोगों को अराजकता की ओर ले जा रही है? चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त नहीं होने देना उनका उद्देश्य है, या फिर हर बार की तरह रेगिंग से चुनाव जीतने का उद्देश्य है? इन सीटों की मौजूदा स्थिति क्या है, आइए वो भी समझ लेते हैं। पश्चिम बंगाल में 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में कुल 294 सीटों में टीएमसी को 211 सीटें मिली थी, जबकि वामपंथी दलों को 33, कांग्रेस को 44 और बीजेपी को 3 सीटों से संतोष करना पड़ा था। इसके अलावा 3 सीटें गोरखा मुक्ति मोर्चा को मिली थी। कुल मिलाकर बंगाल में आधा चुनाव खत्म होने तक 294 विधानसभा सीटों में से जिन 135 सीटों पर वोटिंग हुई है, उन पर पिछले चुनाव में 116 सीटों पर टीएमसी, जबकि 12 सीटें लेफ्ट, 4 कांग्रेस, 2 पर बीजेपी और 1 पर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का कब्जा था। लेकिन इस बार बीजेपी की दमदार उपस्थिति ने पूरा समीकरण बदल दिया है। आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी, आपका व्यवहार, आपकी वाणी, इन सब को देखकर एक बच्चा भी बता सकता है कि दीदी टीएमसी आप चुनाव हार चुकी है, दीदी आप मैदान छोड़ चुकी है। I request all my national channel, my international friends, please see how Bengal, how central government is misusing their democratic power, how they are confusing the people, and how they are beating the people, how they are killing the people, and how they are running the election through goons and guns. बीजेपी का आत्मविश्वास टीएमसी की चुनौती बढ़ा रहा है और ये संग्राम तब और जटिल हो जाता है जब रण के रणनीतिकार ही स्वभाव से विपरीत सोच की तरफ बढ़ जाते हैं। अगर वोट है तो मोदी के नाम पर वोट है, वोट है तो हिंदू होने के नाम पर वोट है। पोलराइजेशन, मोदी, हिंदी भाषी, एससी, ये फैक्टर है। शुभेंदु चले गए कि प्रशांत किशोर चले आए, उसका कोई वो मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा है ही नहीं। मोदी यहाँ पॉपुलर है। प्रशांत किशोर ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार हैं। आज तक से बातचीत में उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी 100 सीट जीतती है तो वो अपनी जिम्मेदारियों से संन्यास ले लेंगे, लेकिन ताजा ऑडियो रिकॉर्डिंग में तस्वीर कुछ और बयां करने लगी। हालांकि प्रशांत किशोर की तरफ से ये साफ किया गया कि उनके बयान को अधूरा सुनाया गया है। अब तक जिन इलाकों में चुनाव हुए हैं उनमें से कई टीएमसी का गढ़ रहे हैं। कुछ पर भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि वहां पर वो अब बढ़त बना रही है। लेकिन अब जिन इलाकों में चुनाव होने हैं वहां की तस्वीर क्या है? वहां पर इस तरह से पश्चिम बंगाल के चाय बागानों की खुशबू भी है। कुछ इलाकों में लेफ्ट का काडर आज भी मजबूत है। लेकिन क्या विधानसभा चुनावों के लिहाज से इस इलाके में किसी का वर्चस्व माना जा सकता है? बचे 4 चरणों के चुनाव में उत्तर बंगाल की बड़ी भूमिका है। उत्तर बंगाल के चक्रव्यूह को दीदी 2011 और 2016 के चुनाव में तब भी नहीं भेद पाई थी जब उनकी सुनामी थी। दीदी के लिए आगे की लड़ाई क्यों कठिन है, इसे समझने के लिए बचे हुए चरणों के सीटों का समीकरण समझना जरूरी है। बंगाल में अब 4 चरणों के दौरान 159 सीटों पर वोटिंग बाकी है। इनमें से 95 सीट टीएमसी के पास हैं। इसके अलावा 21 सीटों पर लेफ्ट और 40 पर कांग्रेस का कब्जा है। बीजेपी 1 और गोरखा मुक्ति मोर्चा के पास 2 सीटें हैं। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, लिहाजा अब दीदी को बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के साथ भी कड़ा मुकाबला करना होगा।
बर्दमान और दक्षिण 24 परगना नादिया में लेफ्ट का सियासी आधार आज भी काफी मजबूत है। ममता को डर है कि वोटों का बंटवारा होने पर कहीं फायदा बीजेपी को न हो जाए। बंगाल में जिस तरह से बीजेपी एक बड़ी चुनौती बनकर टीएमसी के सामने खड़ी है, उससे ममता बनर्जी की बेचैनी बढ़ गई है। यही कारण है कि ममता बनर्जी ने हाल ही में सोनिया गांधी समेत तमाम विपक्षी नेताओं को पत्र लिखकर बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की थी। ममता की अपील पर मौके पर चौका लगाते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने शर्त रख दी। शर्त के अनुसार मालदा और मुर्शिदाबाद की 22 सीटों से कांग्रेस कैंडिडेट के खिलाफ टीएमसी अपने प्रत्याशी हटाए, तब बात बनेगी। पश्चिम बंगाल के बचे हुए 4 चरण के चुनाव में एक बात साफ है, वो ये कि उत्तर बंगाल में जिसका वर्चस्व होगा, मुमकिन है पश्चिम बंगाल में राज उसी का हो, क्योंकि 2019 के चुनावों के बाद उत्तर बंगाल के क्षेत्र में जितनी भी विधानसभा सीटें आती हैं, उनका राजनीतिक रसूख जरा बदला है। बचे हुए 4 चरणों में बंगाल के जिन क्षेत्रों में चुनाव होने हैं, उसमें दक्षिण बंगाल के साथ साथ उत्तर बंगाल प्रमुख है। उत्तर बंगाल में 54 विधानसभा सीटें आती हैं। ममता बनर्जी का ये कभी भी मजबूत गढ़ नहीं रहे। ममता की लहर में भी टीएमसी यहां आधी सीटें भी नहीं जीत सकी थी। 2019 लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने नॉर्थ बंगाल की 8 में से 7 सीटें जीती थी। इसीलिए यहां पर बीजेपी को बड़ी उम्मीदें हैं। नॉर्थ बंगाल की धरती ने आज ऐलान कर दिया है, टीएमसी सरकार जा रही है, बीजेपी सरकार आ रही है। मोदी आएंगे डंके की चोट पे, नारे लाएंगे मोदी मोदी बोल के। 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर बंगाल की 54 सीटों में से 34 सीटों पर बीजेपी की बढ़त थी, जबकि टीएमसी सिर्फ 12 सीट जीत पाई थी। बीजेपी को लग रहा है कि अगर वो यहां पर 2019 के प्रदर्शन से थोड़ा भी अच्छा करती है, तो ममता की राह रोकी जा सकती है। पल पल का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, पाई पाई का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, भाईपों के कारनामों का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, अपने गुंडों के कारनामों का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। हिसाब देती है क्या? देती है क्या? कोई जवाब देती है क्या? सिर्फ गाली देती है। 2016 के चुनावों में उत्तर बंगाल में टीएमसी को केवल 26 सीटें मिली थी, जबकि 2011 में ममता की भारी लहर में भी उसे महज 16 सीटों से संतोष करना पड़ा था। इस इलाके में राजवंशी, आदिवासी और गोरखा वोटरों की खासी तादाद है। हम राजवंशी है। राजवंशी समुदाय वाले। तो राजवंशी आप कह रहे हैं कि पीएम के साथ हैं? हाँ, पीएम के साथ, बीजेपी के साथ, बीजेपी के साथ है। सुनार बांग्ला बनाना है। 2019 के लोकसभा चुनावों में राजवंशी, आदिवासी और गोरखा वोटरों ने बीजेपी को बढ़ चढ़कर वोट दिया था। बीजेपी इन्हीं वोटरों के सहारे ममता पर लीड लेने की कोशिश में है। भारी संख्या में हो रहा ये मतदान आशोल परिवर्तन के लिए है। ये इच्छा शक्ति आशोल परिवर्तन की शक्ति है। आदिवासी और राजवंशी समाज के 50 से 60 लाख वोटर हैं, जो उत्तर बंगाल में बड़ी चुनावी हैसियत भी रखते हैं। बीजेपी के राजनीतिक झंडों के साथ राजवंशियों के पारंपरिक ध्वज जब एक साथ लहराए जाते हैं, तो संकेतों में काफी कुछ पढ़ा जा सकता है। गोरखा वोटर्स ने 2019 में बीजेपी का साथ दिया था, लेकिन इस बार गोरखा जन मुक्ति मोर्चा के नेता बिमल गुरुंग टीएमसी के पाले में खड़े हैं। गोरखा टोपी। तो गोरखा समुदाय खुश है इस बात से, उनको लग रहा है कि प्रधानमंत्री उनके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, तो बहुत खुश है गोरखा लोग। गोरखाओं को दमन करके जो सरकार अभी तक टिका हुआ है, अभी थोड़ा किसी ने नहीं सुना। आपको लगता है पीएम ने अगर ये टोपी लगाई है तो वो एक संदेश दे रहे हैं? हाँ, तो ये तो बहुत बड़ा संदेश है कि नरेंद्र मोदी जी हमारा ये सपना को जरूर पूरा करेगा। आने वाले 4 चरणों में किसने बढ़ा दी है किसकी टेंशन, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक। पश्चिम बंगाल की अब तक की जंग ममता और मोदी के बीच की सीधी टक्कर के तौर पर नजर आ रही थी, लेकिन अब बाकी बचे जो दौर हैं उसमें सभी महारथियों का थोड़ा थोड़ा जोर है।
हैदराबाद से मजलिस के सदर आए हैं। दिल्ली से राहुल प्रियंका आधी लड़ाई के लिए आएंगे। ओवैसी अब्बासी के वोटर इन चरणों में अपना असली दम दिखाएंगे। लड़ना है गरीब के लिए, अधिकार के लिए, और बीजेपी हो या टीएमसी हो, मेरा कैंडिडेट सबको हरा के खुद जीतेंगे। बहुत टेंशन होने वाली है इन 4 चरणों में। वैसे यहाँ एक इशारा कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी इस बात का दे चुके हैं कि चुनाव परिणामों के बाद नवान्न यानी मुख्यमंत्री कार्यालय पर कब्जे के लिए सारे विपक्षी हाथ मिलाए भी जा सकते हैं। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, और संभावनाएं तो किसी के भी साथ सरकार का हिस्सा बनने की हो सकती है, ममता के साथ भी। बंगाल में चुनाव के मतलब हिंसा, चुनाव के मतलब भयभीत के माहौल, दहशतगर्द, खून, ये बंगाल की चुनाव में एक नजारा बन चुके हैं। वैसे लेफ्ट और फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ जिस उम्मीद में कांग्रेस ने गठबंधन किया, उस उम्मीद की परीक्षा भी शेष बचे चरणों में होनी है। 5वें चरण तक कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी भी आ सकते हैं। मुस्लिम बाहुल्य मुर्शिदाबाद, मालदा या फिर सिलीगुड़ी से वो अपना दौरा आधी लड़ाई का शुरू कर सकते हैं। बीजेपी की तरफ से खुद प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह तो हैं ही। योगी आदित्यनाथ ने मालदा जैसे संवेदनशील सीट पर प्रचार करके माहौल को चुनावी बना दिया है। इंतजार करिए और आपको 2 मई को जय श्री राम बोलेंगे, और जो गुंडे हैं इनकी राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकलेगी। बचे 4 चरणों में जिन 159 सीटों पर वोटिंग होगी, उनमें बहुत सारी सीटें ऐसी भी हैं जहां नाथ संप्रदाय की विचारधारा जीवन पद्धतियों का हिस्सा है। योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति उस वोट बैंक को दिशा दे सकती है। जैसे गुंडागर्दी यहाँ पर हो रही है, ऐसे ही गुंडागर्दी कभी कश्मीर में होती थी ना। आज कहां चली गई वहां की गुंडागर्दी, सब गायब। आज कश्मीर में भारत माता की जय लोग गर्व के साथ कहते हैं। वैसे शेष 4 चरणों वाले वो क्षेत्र भी हैं जहां से असदुद्दीन ओवैसी को भी बंगाल में मजलिस का झंडा फहराने की उम्मीद मजबूत होती दिखती। उन्होंने 7 सीटों पर ही अपने प्रत्याशी उतारे हैं। फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी के साथ ओवैसी का गठबंधन न होने की सूरत में समझा जा रहा था कि ओवैसी बंगाल के खेल में मैदान के बाहर ही रहेंगे शायद, लेकिन मुस्लिम वोटों के समीकरण को समझते ही आखिर वो उतर ही आए हैं तो खलबली भी मची। ओवैसी ने बिहार में क्यों इसका नाम करते हैं, पॉपुलर करते हैं आपको टीवी में बोल के, नाम क्यों लेते हैं? यहाँ पे आना चाहते हैं वो? आने चाहते तो खाने दीजिए ना, खाने दीजिए, आने दीजिए, बैठने दीजिए, रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन ये सब वो लोगों को नाम करके आप लोग पॉपुलैरिटी बना देता है। नेगेटिव पब्लिसिटी इज आल्सो ए पॉजिटिव पब्लिसिटी समटाइम्स। असदुद्दीन ओवैसी ने जिन 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, उनमें से 3 सीटें कांग्रेस, 3 टीएमसी और 1 पर लेफ्ट का कब्जा है। मुस्लिम बहुल इन सभी सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारकर मुकाबले को रोचक बना दिया है, क्योंकि कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन और टीएमसी ने भी इन सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशियों पर ही दांव खेला है। इस तरह से इन सीटों पर जबरदस्त मुकाबला होने के आसार हैं। आपने तो बीजेपी के साथ पावर शेयर किया। आपने नरेंद्र मोदी के खिलाफ जब मोशन आया था पार्लियामेंट में अप्रैल 30, 2002 को, आपने उसका साथ दिया। असदुद्दीन ओवैसी की जो एंट्री हुई है वो अंतिम के 4 चरणों में ही क्यों हुई है? उनकी एंट्री से क्यों लेफ्ट, कांग्रेस, टीएमसी सब खफा हैं? वोटों के गणित पर किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है? क्या वाकई ओवैसी एक फैक्टर हो सकते हैं? तमाम रिपोर्ट्स में हम भी बता चुके और खुद बंगाल का इतिहास ये बताता है कि पूरे बंगाल में करीब 100 सीटों से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक होते हैं। 2016 विधानसभा से लेकर 2019 लोकसभा तक मुस्लिम वोट एकजुट होकर टीएमसी के साथ मजबूती से खड़े रहे। लेकिन अब
असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री, अब्बास सिद्दीकी की नई पार्टी, इन दो बातों से मुस्लिम वोटों के बंटवारे को लेकर ममता बनर्जी पहले से ही परेशान थी। ओवैसी ने जिन 7 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए हैं, उन्होंने टीएमसी की लड़ाई के साथ कांग्रेस लेफ्ट आईएसएफ गठबंधन की मुश्किलें और बढ़ा दी। इतहार सीट पर 52% मुस्लिम हैं, जालंगी सीट पर 73% मुसलमान हैं, सागर दिघी सीट पर 65%, भरतपुर सीट पर 58%, मालतीपुर सीट पर 37%, रतुआ सीट पर 41% और आसनसोल उत्तर सीट पर 20% मुसलमान वोटर हैं। ये सारे वो सीट हैं जहां से ओवैसी की पार्टी ने कैंडिडेट खड़े किए हैं। यानी टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट आईएसएफ और मजलिस के प्रत्याशियों में किसको मुस्लिम वोट मिलेंगे, ये कह पाना किसी के लिए संभव नहीं। बीजेपी को उम्मीद ये है कि जब ये वोट बटेंगे तो एक गली उनके प्रत्याशियों के लिए इन सीटों पर खुल सकती है। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, अभी हाल में ही आपने कहा, देखिए एक महत्वपूर्ण बात है, अभी हाल ही में आपने कहा कि सभी मुसलमान एक हो जाओ, वोट बटने मत दो। दीदी, आप ये कह रही है, इसका मतलब है कि आपको यकीन हो गया है कि मुस्लिम वोट बैंक की आपकी जो ताकत आप मानती थी, वो मुस्लिम वोट बैंक भी आपके हाथ से निकल गया है। मुस्लिम भी आपसे दूर हो गए हैं। आपको पब्लिकली ऐसा कहना पड़ रहा है, इसी से पता चलता है कि आप इलेक्शन हार गई है। ममता बनर्जी ने मुस्लिम वोटर्स का आह्वान किया था, तो इससे ये समझा जा सकता है कि बाकी बचे चरणों में उनकी क्या अहमियत है। আর যদি সংখ্যালঘু এলাকা দেখেন অত্যাচার করছে, একদম সবাই মিলে আজানের ধ্বনি দেবেন, দেখবেন সবাই একজোট হয়ে যাবে। बीजेपी को पता है कि मुस्लिम वोटर्स उनके पारंपरिक वोटर नहीं हैं, लेकिन ये भी पता है कि मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति में उनका दांव अक्सर काम कर जाता है। अगर हमने कहा होता कि सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो, तो दीदी ये इलेक्शन कमीशन हमें 8-10 नोटिस भेज देता। ममता खुले मन से ओवैसी अब्बास सिद्दीकी की मुखालफत कर रही हैं। ओवैसी और अब्बासी अपने अपने मतदाताओं के मन को समझते हुए प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी देखो और बोलो की नीति पर बढ़ रही है। जैसे जैसे अगले चरण की वोटिंग करीब आएगी, बंगाल का रण और भीषण होता जाएगा। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि जो मतदान प्रतिशत है अलग अलग दौर का, वो क्या संकेत दे रहा है। आप देखते रहिए आज तक। ज्यादा मतदान स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है, लेकिन बंगाल में इसका मतलब अभी तक कुछ और ही निकलता रहा है। 2001 में बंगाल विधानसभा चुनाव में 75.29% वोटिंग हुई। लेफ्ट फ्रंट को 294 में से 199 सीटें मिली। 2006 में 81.97% वोटिंग हुई। लेफ्ट फ्रंट ने 294 में से 234 सीटें जीती। 2011 में 84.33% मतदान हुआ। दीदी ने 184 सीटें जीतकर लेफ्ट फ्रंट का किला ध्वस्त कर दिया। 2016 के चुनाव में 82.66% वोटिंग हुई। टीएमसी ने रिकॉर्ड 211 सीटें जीती। 2021 के चुनाव में अभी तक 135 सीटों के लिए 4 चरणों की वोटिंग हुई है, जिसमें पहले चरण में 84.13%, दूसरे चरण में 86.11%, तीसरे चरण में 84.61% और चौथे चरण में 76.12% वोटिंग रही। अगर 4 चरणों की वोटिंग का औसत निकाला जाए तो ये करीब करीब 82% से ऊपर जाता है। साल 2011 में जब ममता बनर्जी ने लेफ्ट का किला ढहाया था, तब वोटिंग परसेंट 84% से ऊपर था। 2019 में भी हमें 18 से ज्यादा सीटों पर सफलता मिली, तो एक दृष्टि से हाफ वे मार्क ही है। और अब जब तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत सकती है,
तो काफ़ी सारे ऐसे एरिया जहां हमें 19 में सफलता नहीं मिली थी, वहां पर भी हम देख रहे हैं कि हम सफल होने जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि कुल मिलाकर मेरा जो अंदाज है 200 से ज़्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी जीती। बंगाल में लोकसभा और विधानसभा में वोटिंग पैटर्न का अलग अलग ट्रेंड रहा है। पिछले 12 साल में बंगाल के अलग अलग चुनावों में वोटिंग का ट्रेंड देखें तो ये एक अलग ही रुझान दिखाता है। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 6.14% वोट मिले थे। 2 साल बाद 2011 के विधानसभा चुनावों में उसे 4.06% वोट मिले। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी मोदी लहर पर सवार थी तो उसका वोट शेयर बढ़कर 17.02% तक पहुंचा। लेकिन 2 साल बाद 2016 के विधानसभा चुनावों में उसका वोट शेयर घटकर 10.28% पहुंच गया। 2019 में पार्टी को यहां अप्रत्याशित सफलता मिली और उसे 40.25% तक वोट हासिल हो गए। सवाल यही है कि क्या इस बार बीजेपी लोकसभा और विधानसभा वाला अपना चुनावी ट्रेंड बरकरार रख पाती है या फिर दीदी अपने वोट बैंक को बचाने में कामयाब रहती है। दार्जिलिंग की जो ये ट्रेन है ये पर्यटकों में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है और एक तरह से समझे तो पश्चिम बंगाल के इस क्षेत्र की एक पहचान भी है। लेकिन यहाँ पर जब आप आएंगे और यहाँ पर एक नहीं कई इंजन देखेंगे तो डबल इंजन वाली वो बात भी याद आती है। क्या पश्चिम बंगाल इस बात को चुनेगा कि नहीं हमारा एक अलग एक्सक्लूसिव इंजन होना चाहिए, पूरा मन लगाकर शासन चलता रहे यहाँ, या फिर वाकई भारतीय जनता पार्टी जो दांव खेलती है कि केंद्र और राज्य में अपनी सरकार हो वो डबल इंजन की बात को लोग मानेंगे। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।